हेलो, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश वर्थ। मेरा नाम है प्रकाश बेलवाल और हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर 35 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुकी है और आई गेस अराउंड 60 to 70% ऑफ सिलेबस हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय अस। सो आई होप आपने वो ज़रूर देख लिया होगा। राइट नाउ वर्ब्स की सीरीज के ऊपर एक अलग से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ती है, लेक्चर्स डिलीवर करने पड़ते हैं। इस वजह से सेपरेट प्लेलिस्ट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल वर्ब्स। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब्स और जितनी भी मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स और सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो बहुत बेसिक्स हैं वो कवर कर चुकी हैं। नाउ अब धीरे धीरे एडवांस मॉडरेट लेवल से एडवांस की तरफ जाएंगे। मॉडल वर्ब्स के सारे एक्सेप्शंस जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। हम ये देखेंगे पहले नाम क्या और हम कवर क्या करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू और डिलीवर एनीथिंग ऑफ दिस लेक्चर विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन योर बुक्स। राइट, जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं होता यहाँ पे पढ़ने का। राइट, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, बट स्टिल देर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट, कि बुक्स सबके लिए सेम होती है। राइट, उससे कौन कैसा इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है कि कौन उस चीज़ को किस तरीके से समझता है। राइट, बट लेक्चर में इवन दो अगर जो सेम चीज़ भी डिलीवर करी जाए, देयर इज़ अ डिफरेंस। अब ऑडियो वीडियो लेक्चर में चीज़ों को समझाने की वजह से इंटरप्रिटेशन की सिमिलैरिटी ऑलमोस्ट 60 to 70% कॉमन हो जाती है। काफ़ी हद तक, लगभग सबको काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाती है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स की कैटेगरीज क्या है। पहली चीज़, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर आती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सब्सिडरी, मतलब होता है हेल्पिंग। जिनने एडवांस या वोकैबुलरी की थोड़ी नॉलेज है उन्हें पता चल गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती है। राइट, इसके अंदर की इसको मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। मॉडल, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कुछ लोग मॉडल बोलते हैं, मॉडल नहीं है, मॉडल वर्ब्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज बोल सकते हैं। या ऑक्सिलरी के अंदर दो कैटेगरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी में आ गया आपका टू बी फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर। टू डू फॉर्म, डू, डज, डिड। देन कम्स योर टू हैव फॉर्म। टू हैव फॉर्म के अंदर आ गया हैव, हैज और हैड। राइट, सेकेंडरी के अंदर या मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर हम क्या बोलते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। राइट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी मॉडल वर्ब्स में आएंगी। हम नाम जानेंगे, पहले हम ये देखेंगे हम कवर क्या चीज़ें करने वाले हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे कि इनके फंक्शन कैसे, एक्सेप्शंस कैसे हैं। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे रूल्स। राइट, इसके कुछ रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस भी लगते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसे कैसे पॉसिबल हो रही हैं। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब के साथ तो नहीं था ऐसा कुछ। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और इसी लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका 90 to 100% के आसपास का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ मॉडल वर्ब्स के अंदर टाइप्स कितने हैं वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी। यूज टू, ऑट टू, राइट, ये भी दो मॉडल वर्ब्स हैं। नाउ डेयर और नीड भी मॉडल वर्ब है, बट स्टिल वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सेपरेटली लेंगे। नाउ पार्ट सेकंड हम लेंगे मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स के साथ आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, कुछ सेंटेंसेस आपने सुने होंगे। आई वुड हैव डन दिस वर्क, यू शुड हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क मस्ट हैव बीन डन। राइट, सो ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन, जितनी भी चीज़ें आप सुन रहे हो, यू, आई वुड बी डूइंग दिस वर्क, यू शुड बी कंडक्टिंग योर लेक्चर्स इन दिस मैनर। सो देर आर सर्टेन थिंग्स, देर आर सर्टेन सेंटेंसेज जिनका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो शायद आप बहुत अच्छे से एक आर्टिकुलेशन में आ सकोगे, एक सेंटेंस की बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हो, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर योर लैंग्वेज स्किल्स। नाउ वुड बी लाइक, मैं यहाँ पे मॉडल प्लस बी का फॉर्म लूंगा। एक्टिव और पैसिव बोथ में कंप्लीट करेंगे हम इसको। मॉडल के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल के साथ आपका हैव फॉर्म कैसे यूज करना है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। राइट, उसके बाद आपका आएगा मॉडल के साथ पास्ट पार्टिसिपल, मॉडल प्लस हैव, कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दो पार्ट में हम कवर करेंगे। आपका ऑलमोस्ट ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो अवेलेबल है इंटरनेट में या बुक्स में और उसके बाहर भी, वो आपको यहाँ पे ना मिले। ऐसा बहुत कम चांसेस ऐसा हो। जस्ट इनकेस ऐसा होगा तो आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं।
ऑलराइट, नाउ यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, यहाँ पे आएगा ये सेकेंडरी के अंदर डाल सकते हैं इसको, एज सच डजंट मेक मच डिफरेंस. नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज कह सकते हैं इसको. ठीक है, अब हम जाते हैं रूल से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि मॉडल की ज़रूरत है क्यों, मॉडल की ज़रूरत क्यों है. नाउ एक छोटा सा सेंटेंस है, आई गो देयर, आई गो समवेयर. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? यहाँ पे लिखा है, मैंने पूछा है क्वेश्चन. ऑब्वियसली बात है, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, प्रीमियर है, शायद हम आपस में ऐसे बात नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन सेंड योर फीडबैक ऑन कमेंट सेक्शन. बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? 100% करेक्ट है. सो वाई डू वी नीड मॉडल वर्ब्स? अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई कैन गो देयर, what difference does this make? क्या डिफरेंस करेगा, क्या डिफरेंस होगा इसमें? सो यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस हमें जानना है कि एक्चुअल में मॉडल वर्ब्स का यूजेज कहाँ है, एक्सेप्शंस कहाँ हैं, और कितने डेप्थ तक हम सारे मॉडल वर्ब्स को समझ सकते हैं सेपरेटली. राइट, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऑल्दो काफ़ी बड़ा है. अगर जो मैं हर एक मॉडल वर्ब के लिए अलग सेंटेंस लिखता है तो अराउंड 8 to 9 सेंटेंसेस हो जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत है नहीं. एक सेंटेंसेस में बहुत अच्छे से समझ लेंगे. उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स को बोलते क्या हैं और क्या क्या किस तरीके से काम करता है. फिर हम ये देखेंगे क्या वो सही में उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को बोलते हैं सेमी ऑक्सिलरीज. क्यों? क्योंकि ये सेमी ऑक्सिलरीज की तरह काम करते हैं. हेल्पिंग वर्ब की तरह काम भी करेंगे, पर ये पूरे रूल्स हेल्पिंग वर्ब के फॉलो नहीं करते. राइट. सेकंड चीज़, ये मूड्स और एटीट्यूड बताते हैं आपके. मूड, एटीट्यूड, या आप कह सकते हैं हिंदी में नज़रिया, ये आपका वो काम करेगा. और ये वो काम करने के वजह से एक सेंटेंस के मीनिंग को पूरा मॉडिफाई करेगा. यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई करेगा. कैसे? वो आपकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सिचुएशंस, कैपेसिटी, एबिलिटी, प्रेजेंट और पास्ट में दोनों में, ये सारी चीज़ों को बताएगा. इतना समझ में आ गया जितना अभी तक कहा? ठीक है. अब ये देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या है. अभी तक सारी कहानी चल रही थी, अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये मॉडल वर्ब्स कर क्या रहे हैं. राइट. नाउ आई कैन, इफ आई यूज जस्ट फर्स्ट मॉडल वर्ब्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये तीसरा, फोर्थ, ऐसे करके हमने यहाँ पे टोटल मिला के 7 से 8 लिए. नाउ इफ आई से आई कैन गो देयर, नाउ लेट्स टेक जस्ट वन इंस्टेंस. फॉर इंस्टेंस कि मैंने किसी से पूछा कि क्या आप वहाँ मार्केट जाओगे, तो मैंने ये बोला आई कैन गो देयर. आई गो देयर, अगर जो मैं बोलता कि हाँ मैं मार्केट जाता हूँ, तब भी सेंटेंस पूरा था. अब जब मैं ये बोल रहा हूँ आई कैन गो देयर, आई कैन गो टू द मार्केट, तो सेंटेंस में डिफरेंस कैसे आ गया? सेंटेंस में जब मैंने बोला कि आई कैन गो देयर, तो आई कैन बता रहा है कि क्षमता, कि मेरी एबिलिटी है, मेरी एबिलिटी है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं मार्केट जा सकता हूँ. मैं मार्केट गया या मार्केट जा रहा था या मार्केट जा रहा हूँ, नहीं, इनमें से कुछ चीज़ नहीं बता रहा. वो सिर्फ मेरी क्षमता बता रहा है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं एबल हूँ वहाँ जाने के लिए. इतना समझ में आ गया? अब मैं ये बोलूँगा आई कुड गो देयर, बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ जाऊँ. आई कैन के साथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बता रहा है, बहुत ज़्यादा क्षमता है मेरी कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, कोई सेंस भी दे सकता है कि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ जा सकता हूँ. बट इफ़ आई कुड गो देयर, ये कम पॉसिबिलिटी बता रहा है. क्या पता वो मार्केट बहुत ज़्यादा दूर हो और वॉकिंग डिस्टेंस ना हो उसके बीच में, और मुझे पैदल चलने के लिए बोल रहे हो और मैं पैदल नहीं जाता उधर ज़्यादा, तो मैं बोल सकता हूँ यस आई कुड गो देयर. मतलब मैं जाना नहीं चाहता, मतलब मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं वहाँ उतना दूर पैदल चल के जाऊँ, तो मैंने बोला आई कुड गो देयर. राइट. डिफरेंस, मेरा मेन पर्पस है कि आपको डिफरेंस पता चले, ताकि हम जब मेन अखाड़े में आए ना, तब आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए. आई शुड गो देयर. नाउ अब मेरे साथ बाकी 2 या 3 दोस्त और हैं, जिसमें से सबका कोई इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, छोटे हैं, एज में छोटे हैं, कुछ भी है. मैं थोड़ा स्टाउट हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मैं अंधेरे में जा सकता हूँ, दूर जा सकता हूँ, मैं निडर हूँ. तो मैं ये सजेशन करूँगा अपने ग्रुप को कि यार इट्स बेटर दैट आई शुड गो देयर, है ना. मैं ये बोलूँगा कि मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, मुझे जाना चाहिए. राइट. अब मैं ये बोलूँगा आई वुड गो देयर. अब मैं इस सिचुएशन में, इसके बहुत सारे मतलब हैं, बस आप इतना समझ लीजिए अभी मैं किस सेंस में कहना चाह रहा हूँ. अगर मैं ये बोलूँ कि मैं बचपन में स्कूल बाइक से जाता, साइकिल से जाता था, सॉरी, बाइक से स्कूल बहुत कम ही कुछ लोग ही जाते थे, है ना, स्कूटी या बाइक से ना, स्कूल साइकिल से जाता था, तो मैं क्या बोलूँगा? आई वुड गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल. राइट. मैं ये बोलूँगा, सेंटेंस होता है इंग्लिश में, कैसे यूज़ होगा, स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको बताएंगे अच्छे से. जब मैं बोलूँगा आई वुड गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल, ऑन अ बाइसिकल. राइट.
सो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ जाता रहता था, वो एक चीज़ है, पास्ट का एक रूटीन है। सो वही चीज़ मैंने बोला आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता रहता हूँ, राइट। तो इसका सेंस ये बनेगा आई माइट गो देयर, डोंट वरी, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड भी होंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आई माइट गो देयर। बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, परेशान हूँ, सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला, ऑल्दो मुझे मार्केट जाना था, किसी ने पूछा कि मार्केट जाओगे, तो मैंने बोला आई माइट गो देयर। बहुत कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट मान के चलो लेस देन 10% चांसेस है कि मैं मार्केट जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। नाउ अब इफ़ आई से आई मे गो देयर, चांसेस है 50-50%। मैं थोड़ा बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को काम भी था मार्केट जाने का, तो मैंने बोल दिया आई मे गो देयर, राइट। आई विल गो देयर, फॉर सपोज ये एक मार्केट की बात नहीं है, मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है, मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा आई विल गो देयर। ये एक तरीके से आप ये समझ लो एक कंपल्जन है, या फिर आप ये समझ लो एक डिटर्मिनेशन है कि भाई मुझे तो जाना ही जाना है, मैं किसी भी सूरत में नहीं रुक सकता, मुझे जाना है मेरे पेरेंट्स को रेलवे स्टेशन लेने, वो आ रहे हैं आज, राइट। तो ये चीज़ बता रहा है विल, डिटर्मिनेशन बता रहा है आपकी। नाउ आई शैल गो देयर, ये क्या बताएगा आपका कि मैं वहाँ जाऊँगा, ये नॉर्मल फ्यूचर एक्शन बताएगा आपका। तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर होंगी कि हमने अभी तक क्या बोला है। जितने भी हमने मॉडल वर्ब्स लिए हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्लाइड डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो वो सब आपके मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जैसे डिटर्मिनेशन हो गया या ऑब्लिगेशन हो गया, राइट, सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, जो भी चीज़ें थी हमने डिस्कस करी, वो सब चीज़ें उनमें डिफरेंस बता रहा था, हर एक मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस है, राइट। अब ये देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसको स्किप नहीं कर सकते। 4 to 5 रूल्स हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। नाउ मॉडल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स, ये ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ होंगे। नाउ पहला स्ट्रक्चर, पहली चीज़, जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, या कॉमन चीज़ें आपको पता भी होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी कहीं पे होता है, बहुत ज़्यादा जगह में होता है ऐसा, राइट। इतना समझ में आ गया। कब होता है वो लिंकिंग वर्ब वाले केस में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वाले केस में होता है। बट सब्जेक्ट आई, मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी लगा दो, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होता कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, काटा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, बट ये वाला स्ट्रक्चर ये फॉलो नहीं कर सकते हेल्पिंग वर्ब का। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल्दो मुझे पता है आपको ये चीज़ पता भी होगी, शायद बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे इस चीज़ को, बट स्टिल इट्स बेटर टू नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट, टू गेट अ डीपर ग्रेस्प ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब मैं यहाँ से कैन को हटा के आई लिफ्ट दिस बॉक्स करूँगा तो क्या गलत है? नहीं, सेंटेंस पूरा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स क्या बता रहा है, क्षमता बता रहा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, लिफ्ट, राइट। लिफ्ट की फॉर्म्स लग सकती हैं, लिफ्ट इट, लिफ्टिंग, कोई भी फॉर्म्स लग सकती हैं। 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, मैंने एस और ई एस के साथ बता के आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था। आई मस्ट गो फॉर माई इंटरव्यू। सो अगेन मस्ट और कैन क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो ये मेन वर्ब हो गया आपका। इतना सेंटेंस क्लियर हो गया। हमेशा ऐसे ही यही स्ट्रक्चर होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो उसके बगल में आपका मेन वर्ब आएगा, अकेले वो यूज नहीं हो सकता कभी, ठीक है। नाउ सेकंड चीज, दे डोंट हैव एनी फॉर्म्स, लाइक अब एग्जांपल लेता हूँ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। एग्जांपल ले लिया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। नाउ कैन, कैंड, कैंड, कैनिंग, कैंस, कभी सुना है ऐसा? नहीं सुना होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं सुना होगा। अगर जहाँ आप खुद ग्रामर में कुछ एडिशन करना चाहते हो तो मे भी शायद ऐसा हो। नाउ ये क्लियर हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन से दैट दे डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन एंड नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो देयर, राइट। अब मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल और फीमेल के साथ यूज करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही गोज देयर, राइट, शी गोज देयर, राइट। तो गो का क्या हो गया, एस और ई एस की फॉर्म लग गई, है ना। बट जब भी हम मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे तो मॉडल वर्ब्स में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता है। अब मुझे फर्स्ट पर्सन प्लूरल या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज करना है, तो कैन की फॉर्म कैन ही रहेगी और उसके साथ जो भी आपका मेन वर्ब आएगा
वो हमेशा आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी मॉडल वर्ब लग गई, उसके बाद जो भी आपका वर्ब फॉर्म आएगी, मेन वर्ब फॉर्म आएगी, वो कभी चेंज नहीं होगी, उसका कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फॉर्म, राइट। वो अपने बेस फॉर्म में यूज़ होगी। आई कैन गो विद यू, ही वी कैन गो विद यू, सेम रहेगा। पर्सन्स, या तो आप फर्स्ट पर्सन यूज़ कर लो, थर्ड पर्सन मेल, थर्ड पर्सन फीमेल। कैन हेल्प यू, कैन हेल्प्स यू नहीं हो सकता, कैन्स हेल्प यू नहीं हो सकता। ऑलराइट, समझ में आ गया। नंबर ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर प्लूरल, सिंगुलर, या इंडेफिनेट नंबर। इंडेफिनेट बोलते हैं ना, एनीवन, एवरीवन, ये सब, समवन, ये क्या होता है, इंडेफिनेट होता है, राइट। इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। सो उनके साथ कोई भी प्रोनाउन आपके साथ हो, आप अगेन हेल्प ही यूज करोगे, राइट। एनीवन कैन हेल्प यू होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है कि जब भी मॉडल यूज होगा तो भाई कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कुछ भी हो, फॉर्म नहीं चेंज होगी, ठीक है। उस फॉर्म में एक एडिशन और आ गया कि कभी भी मॉडल +2 नहीं होगा, विदाउट 2 प्लस वर्ब होगा। बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं विदाउट इन्फिनेटिव, इसका मतलब है सॉरी विदाउट 2, इसका मतलब है विदाउट 2 के साथ यूज होगा। मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई शुड टू डू दैट, कभी सुना है? नहीं सुना होगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं आपने कोई चीज़ें सुनी हो या ना हो, राइट। ऑब्वियसली आप लर्निंग स्टेज में कुछ चीज़ें शायद आप गलत भी सुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सुनी हुई चीज़ें ही सही होगी। उस कॉन्सेप्ट को आप साइड रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप और मैं, हम ग्रामेरियंस नहीं हैं, हम ना ग्रामर लिखते हैं, ना ऐसा कुछ है कि एडिशन करते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। हमें बेस्ट सोर्स चाहिए बस। तो सुनने वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा साइड रखना। वो चीज़ जो सही है, कई बार वो सुनी नहीं है पर फिर भी वो सही होती है, राइट। और कई बार सुनी हुई चीज़ भी गलत होती है। आई शुड डू दैट इज़ अ राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? तो यहाँ पे शुड +2 नहीं है, अगर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पे डू। समझ में आ गया? आई कैन डिड दैट, मैंने अभी बोला था जो भी वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी। अगर हमें पास में स्ट्रक्चर बनाना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने लिखा है यहाँ पे, पास में स्ट्रक्चर बनाना तो आई कुड डू दिस बोलेंगे। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, वो आपको आगे पता चलेगा। फर्स्ट टॉपिक ही हमारा कैन और कुड के ऊपर। आई विल टॉक्ड टू यू, सो इज इट राइट? नहीं, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। आई विल टॉक टू यू, फ्यूचर एक्शन बता दिया यहाँ पे। आई विल टॉक टू यू, मैं आपसे बात करूंगा फ्यूचर में। नाउ ऑट और यूज टू इज अपोजिट। जब मैंने बट लिखा है यहाँ पे, बट का मतलब है जो इससे पहले वाली चीज़ मैंने कही थी उसका जस्ट अपोजिट ऑफ यूज होने वाला है। ऑट टू, यूज्ड टू लगता है हमेशा, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर? पहली चीज समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो हमेशा ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स आएगा। ही यूज टू कम लेट, वो लेट आया करता था, ठीक है। यूज्ड टू कम लेट, ऑट टू कम लेट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना समझ में आ गया? ये मॉडल वर्ब के सेंस में बोल रहा हूँ। यूज्ड टू हमारा एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। लास्ट स्लाइड में उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कैन कुड, कैन कुड के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, जो आपके पास बुक्स में अवेलेबल भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि बुक से थोड़ा साइड अलग डिस्कशन करें। इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन, क्योंकि एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल सकते हैं, है ना। सो ये क्या बताता है? आपकी पावर, एबिलिटी बताता है, एंड कैपेसिटी बताता है। कैपेसिटी नहीं होती है, कापा सेड़ा वाला कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी है, कैपेसिटी, राइट, कैपेसिटी। कई बार प्रोनाउंसिएशन हमसे भी गलत हो जाती है। नाउ ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, जब मैं बोलूँगा ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, इसका मतलब है उसकी क्षमता है। उसने उठाया था, उठाएगा नहीं, वो उठा सकता है, उसकी क्षमता है। तो कैन यहाँ पे यूज होगा, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब मैं कैन और कुड के एग्जाम्पल एक साथ लूँगा, एक दो सेंटेंसेस के बाद। जॉन कैन राइट इंग्लिश वेल, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी लिख रहा है या वो लिखता था या लिखेगा। हाँ, हमें पता है कि वो लिख सकता है, उसकी क्षमता है। तो इसका मतलब है हम एबिलिटी और क्या बता रहे हैं, आपकी पावर, एबिलिटी, क्षमता बता रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे कैपेसिटी की बात आएगी। दिस बोतल कैन होल्ड 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, कोई जार है, उसके अंदर आप सॉलिड लिक्विड कुछ भी डालो, उसकी कैपेसिटी होगी कि इससे ज़्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। 1 लीटर ऑफ वाटर, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर। नाउ इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। नाउ अब जब पास्ट की बात करी जाएगी, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैंने अभी कैन और कुड की बात करी थी, अब कुड का एग्जांपल आ गया और अब सारे सेंटेंसेस कुड में बनाएंगे ना। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया,
समझ में आ गया। आई कैन नॉट कम यस्टरडे, क्या ये सही है? नहीं। कैन किसके लिए यूज होगा? प्रेजेंट के लिए यूज होगा। आगे समझ में। फ्यूचर के लिए कैन यूज नहीं होगा, कैन से प्रेजेंट के लिए होगा, पास्ट के लिए कुड होगा। फ्यूचर के लिए क्या यूज होगा? फ्यूचर के लिए यूज होगा विल बी एबल टू। I will be able to do that. I will be able to lift the box. John will be able to write English well, क्योंकि आज की डेट में वो पढ़ रहा होगा। इतना समझ में आ गया। This bottle that we are manufacturing can hold 1 liter of water, या फिर 1 kg of any solid। आ गया समझ में। फ्यूचर का पता चल गया, प्रेजेंट का कैन पता चल गया, पास्ट में कुड आएगा, कुड नॉट कम यस्टरडे। बट कुड प्रेजेंट में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होने के उसके 60 से 70% चांसेस है, पास्ट में कम यूज करते हैं उसको, राइट। आ गया समझ में। आगे देखते हैं। यू कुड डू बेटर। जस्ट कोई एग्जाम हुआ, कुछ स्पोर्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ, हम स्पोर्ट्समैन से ये बोल सकते हैं यू कुड डू बेटर, तुम अच्छा कर सकते थे। आ गया समझ में। तो ये क्या है, कुड कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे? पास्ट में। अभी सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस की बात आ रही है, कुड के बहुत सारे यूजेस हैं, आगे देखेंगे कैसे करके। इतना समझ में आ गया। नॉर्मल बेसिक कैपेसिटी, पावर, एबिलिटी में कैन और कुड को कैसे यूज करते हैं। नाउ अब ये देखते हैं टेकिंग एंड गिविंग परमिशंस, राइट। उसके आगे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि भाई टेकिंग और गिविंग परमिशंस कैसे। देखो, परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, पर हम कैन का यूज़ करके किससे परमिशन ले सकते हैं? क्या मैं अपने बॉस को ये बोल सकता हूँ कैन आई गो नाउ? क्या वो सही लगेगा? नहीं, वो पोलाइट नहीं है और वो स्ट्रक्चर गलत है जब हम अपने सीनियर से बोलते हैं, अनलेस हमारे बीच में कोई बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ हो या फिर वी आर नॉट इन गुड टर्म्स, we can use can in that scenario, but when things are going well है, so आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है can with your superior, senior, with your boss or someone you respect or someone who is elder to you। आ गया समझ में। हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? जस्ट अपोजिट। सबऑर्डिनेट्स मतलब छोटे, जूनियर मतलब अगेन छोटे, जो आपसे छोटे हैं रैंक में, काम में, जो भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यंगर फ्रेंड्स के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो, उनको किसी गाली गलौज से भी नवाज सकते हो, तब भी चीज़ें चल जाती हैं, ठीक है। जोक्स अपार्ट। नाउ यंगर, छोटे आपसे। नाउ यू कैन गो नाउ। अब मेरे अंडर कोई काम करता है, ऑब्वियसली बात है, आई कैन से दैट यू कैन गो नाउ, राइट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। यू कैन टेक अ लीव, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, यू कैन जस्ट टेक अ लीव, जस्ट गो ऑन अ रेस्ट। सेकंड सेंटेंस वही है, जस्ट गो ऑन अ रेस्ट, राइट। समझ में आ गया यहाँ पे परमिशन कैसे दी है। नाउ परमिशन कैसे लेंगे? कैन आई टेक अ डे ऑफ? मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं थक गया, एंड मैं अपने कॉलीग से बात कर रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, कैन आई टेक अ डे ऑफ? मैं सीनियर से बात नहीं कर रहा, मैं सीनियर से बात करूँगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मे आई टेक अ डे ऑफ, मे आई टेक 1 day लीव। टेक अ डे ऑफ का मतलब होता है 1 दिन की छुट्टी। समझ में आ गया। कुछ चीज़ें अट्रैक्टिव मैनर में भी हमें पढ़नी चाहिए, हर एक चीज़ आपकी स्टिक टू बुक्स और स्टिक टू एग्जाम ओरिएंटेड काइंड ऑफ थिंग्स नहीं होनी चाहिए। वी कैन प्ले आउटसाइड, कैन वी प्ले आउटसाइड? हाँ, बच्चों के केस में सब कुछ चलता है, बच्चे अक्सर अपने बड़ों से कुछ भी बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है, उनको नहीं कोई परवाह, उनके कोई एग्जाम नहीं है, CGL क्वालिफाई नहीं करना नहीं है, UPSC क्वालिफाई करना है, वो बच्चे हैं, ठीक है। सो दे कैन यूज वट एवर दे वॉन्ट एंड वट एवर दे फील लाइक, ठीक है। रूल नंबर 3, कैन डिनोट्स पॉसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इससे पहले ही हमने बताई थी, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें बताते हैं। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है पॉसिबिलिटी बताएगा आपकी। अब पॉसिबिलिटी कैसे बताता है वो चीज़ देखते हैं, तीनों एग्जाम्पल देखेंगे। ये थोड़ा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉसिबिलिटी का। नाउ कैन पॉसिबिलिटी बताता है जो काफ़ी हद तक पॉसिबल होने वाली चीज़ है, ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 80 to 100% के आसपास की कोई पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, तो वहाँ पे कैन यूज़ हो सकता है आपके। बट जब कुड की पॉसिबिलिटी आती है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसकी शायद 20% चांसेस हैं या उससे भी कम है, लेस देन 20%, राइट। इतना समझ में आ गया। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, तो ये क्या है आपकी ऑलमोस्ट 90 to 100% सही चीज़ है। काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यार इट्स क्वाइट पॉसिबल, हर किसी से गलती होती है, ठीक है। अब कुड के ऊपर देखते हैं, कुड के कुछ एग्जांपल्स, पास्ट और प्रेजेंट में दोनों में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। नाउ हु इज शी विद हिम, या फिर हु इज शी विद जॉन, यहाँ पे किसी का नाम भी लिख सकते थे आप, हु इज शी विद हिम। सो आंसर ये कह सकते हैं शी कुड बी हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ हो सकती है। तो ये क्या है, प्रेजेंट सेंस में ये आंसर दिया है मैंने। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हु इज शी कुड बी हिज वाइफ, मैं श्योर नहीं हूँ, जो भी लड़की मैंने देखी, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ ही घूमता है, वाइफ के साथ होगा, जो भी है सिनेरियो है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। नाउ तो मैंने एज्यूम किया या फिर मैंने जस्ट एक पॉसिबिलिटी बताई कि शी कुड बी हिज वाइफ,
राइट। नाउ हाउ ओल्ड इज शी, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो कितनी उसकी एज क्या है। शी कुड बी 16, क्योंकि लड़कियों की एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। सो मैंने ये बोला कि शी कुड बी 16, वो शायद 16 की हो सकती हैं, बट शी लुक्स ओल्डर देन दैट या यंगर देन दैट, कुछ भी बोल सकते हैं, पर मैंने एक अंदाज़ा लगा कि शायद 16 की हो सकती है, लगती नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब मैंने ये प्रेजेंट टेंस में बोला था, अगर आपका हु वॉज शी विद हिम यस्टरडे, अगर जो मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ तो क्या आंसर क्या होगा, तब भी आंसर सेम होगा बिल्कुल। कैसे, शी कुड बी हिज वाइफ, अगेन आंसर बिल्कुल सेम होगा, बट अभी हमें पता है कि कुड किस चीज़ का आंसर दे रहा है, एक पास्ट के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेजेंट में ही किसी ने किसी से पूछा होगा तब आंसर दे रहा है उसका, बट स्टिल वो पॉसिबिलिटी जो बताएगा वहाँ पे मेन पर्पस क्या है, वहाँ कैन यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप काफ़ी हद तक कैन भी बोल सकते हैं कि शी कैन बी हिज वाइफ, बट परफेक्ट स्ट्रक्चर कहता है कि कुड लगेगा, क्योंकि पॉसिबली हमें नहीं पता वहाँ पे, और 100% मुझे पता है तो शी इज़ हिज वाइफ हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर शी मस्ट बी हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ ही होनी चाहिए, वो किसी और के साथ घूम नहीं सकता, ही इज़ नॉट अलाउड, राइट। आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। नाउ कैन शोज फ्रेंडली रिक्वेस्ट, ठीक है। कुड आपकी पोलाइट और एक बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट आपकी बताएगा, इतना समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कैन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुड के ऊपर बहुत सारे मेरे खुद के क्या नाम है क्वेरीज हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। नाउ कैन आई टेक योर स्कूटर, अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने जूनियर या फिर दोस्त, अभी दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपने दोस्त से बहुत पोलाइटली कभी बात करी हो कि क्या आप हमें अपना स्कूटर दे सकते हैं, क्या आप हमें अपना लैपटॉप दे सकते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने दोस्त से बात करी है? शायद ही कभी दोस्त से ये भी पूछा होगा कि भाई मेरे को स्कूटर दे दे, शायद खुद ही चाबी उठा ली होगी, हाँ शायद उसकी बाइक खुद चला ली होगी, राइट। उसका लैपटॉप, उसका सब कुछ हमारा ही है, ये बाय बर्थ एक गिफ्ट है गॉड का कि भाई दोस्तों को ऐसे ही ट्रीट करना है, दे आर सपोज टू बी ट्रीटेड इन दैट मैनर, राइट। समझ में आ गया। सो ये वाली बात है, जब आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो कैन यूज़ कर सकते हैं, जूनियर से कैन यूज़ करते हैं, कोलीग से भी आप कैन यूज़ कर सकते हैं। तो कैन आई टेक योर स्कूटर, कैन आई हेल्प यू, कैन आई गो विद यू गाइज। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे आपकी फ्रेंडली रिक्वेस्ट रहती है या फिर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट रहती है। मैं अभी दोबारा कह रहा हूँ इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होती है? फॉर्मल आपके एक ऑफिशियल लेवल में यूज़ होता है फॉर्मल चीज़ है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। कैन और कुड यू टेल मी द टाइम। अब हम किसी स्ट्रेंजर से टाइम पूछ रहे हैं या अननोन से टाइम पूछ रहे हैं तो यूजुअली हमें अवॉइड करना चाहिए कि कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। नहीं, हमें हमेशा थोड़ा पोलाइट यूज़ करना चाहिए। पोलाइट के लिए हम कुड यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइम इट इज़, राइट। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुड यू टेल मी योर नेम या फिर कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम। These are some of the formal ways of asking question to someone who is not known to you or someone who is stranger, right? इतना समझ में आ गया। क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? कैन और कुड में सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम रहेगा, ऐसी बात नहीं है, बस आपको कैन की जगह कुड रखना है। पर दैट डजंट मीन कि आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ और अननोन के साथ। कुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार, ऑब्वियस सी बात है, आपका कोई सीनियर है या फिर आप चाहते हैं, और जाहिर सी बात है जब आप किसी से कुछ मांग रहे होते हैं ना तो हमेशा पोलाइट ही रहना चाहिए, क्वाइट अ फैक्ट, राइट। तो मांगते समय भी कुड यूज़ करेंगे, उसमें सीनियर जूनियर भी नहीं होता कई बार। और ऑब्वियसली बात है, कार मांग रहे तो शायद इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुड आई टॉक टू मिस्टर राम, आप कहीं पे गए, आपको पता नहीं राम कौन है, बट स्टिल यू वांट टू बी, यू हैव टू बी पोलाइट विद समवन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू, है ना, जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके साथ आपको पोलाइट होना चाहिए। कुड यू टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस, पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। मैंने ये पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाई यू वर एब्सेंट येस्टरडे। तो मैंने पूछा कि आप बता सकते हैं कि आप कल एब्सेंट क्यों थे। कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा, वहाँ पे यूजुअली पोलाइट वे में बात करी जाती है। स्कूल कॉलेज में शायद ऐसे कुड नहीं बोला जाएगा, बट स्टिल पोलाइट वे में पूछना काफ़ी अच्छी चीज़ है। पोलाइट वे के लिए हम वुड भी यूज़ करते हैं, आगे सेंटेंसेस देखेंगे, बट स्टिल बता रहा था ताकि आप ये ना सोच लें कि वुड भी तो यूज़ करते हैं पोलाइट वे में, वुड करते हैं, आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर में पता चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेयर आर यू फ्रॉम। क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। वेयर आर यू फ्रॉम, राइट। क्वेश्चन पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है
कुड यू टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, वर्ड स्ट्रक्चर है, वो आगे पीछे क्यों है, ये आप चीज़ नोटिस करो दोबारा से। वेयर आर यू फ्रॉम और वेयर यू आर फ्रॉम, जब मैंने ये पूछा कुड यू टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम, और दोनों में इंटरोगेशन के साइन है। क्यों है ऐसा? इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब देखते हैं कि क्यों। जब भी आप नॉर्मल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस पूछते हो तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा ऐसे ही होगा। वेयर जो भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, आपका वर्ड है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, एक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। बट इन द केस वेयर आर यूजिंग दिस स्ट्रक्चर कुड यू टेल मी, वहाँ पे आप एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस में एक ही क्वेश्चन हो सकता है, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कुड यू टेल मी, अगेन मैंने यहाँ पे पूछ लिया कुड यू टेल मी, कि आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं। तो यहाँ पे हमेशा वेयर यू आर फ्रॉम होगा, वेयर आर यू फ्रॉम नहीं होगा, डबल इंटरोगेशन बन जाता है वो। आई रिपीट, डबल इंटरोगेशन बन जाता है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। आप बेवकूफ़ लगोगे और जो आप किसी से ये टेक्स्ट मैसेज में करोगे और वो बोलेगा कि यार डबल इंटरोगेशन पूछ रहा है, इसे इतना तो पता होना चाहिए। नाउ आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैंने एक चीज़ बताई थी कि विल बी एबल टू डू दैट, आई विल बी एबल टू डू दैट, ये क्या कैन का एक सब्सटीट्यूट है, राइट, बताया ना मैंने फर्स्ट स्लाइड में। नाउ अगर जो मैं ये बोलूँ आई कैन नॉट बी एबल टू डू दैट, क्या वो सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कैन और एबल टू दोनों सेम चीज़ है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, आई कैन नॉट कम टुमारो, सिंपल सी चीज़ है। अगर जो फ्यूचर का बताना है तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो या फिर आई विल बी एबल टू कम टुमारो। समझ में आ गया? एबल टू और कैन साथ में नहीं आएगा। नाउ मे और माइट, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, कलर कोडिंग करने में, एक एक चीज़ को लिखने में, और कोई भी चीज़ बुक से डायरेक्टली आपको नहीं पढ़ा सकते, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, है ना। रिसर्च होती है, बहुत सारी बुक से पढ़ना पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ को बहुत 100% तरीके से देखो, सुनो और समझो, और आगे बढ़ते हैं। मे और माइट, ये आपकी क्या बताएगी? पॉसिबिलिटी बताएगी। देखो मे और माइट का ना सबसे ज़्यादा यूसेज जो है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 70% जो यूसेज है मे और माइट का, वो आपका क्या है? पॉसिबिलिटी में। अब पॉसिबिलिटी में कैसे यूज़ होता है? देखो मे और माइट, माइट मे का पास्ट भी है, वो मे माइट का, सॉरी माइट मे का पास्ट सेंस भी देता है। वो कहाँ पे देगा वो अलग चीज़ है। इसके और भी डेरिवेटिव्स हैं पॉसिबिलिटी के, मतलब डेरिवेटिव मतलब ये अलग अलग तरीके से यूज़ होता है और सेम सेंस में। अभी भी कन्फ्यूजन है, आगे क्लियर हो जाएगा। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, मे की बात करी जाएगी तो कोई भी चीज़ है जिसमें 50% के आसपास पॉसिबिलिटी होगी, और माइट की बात करी जाएगी तो 10% के आसपास पॉसिबिलिटी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर सपोज आज पूरा दिन बारिश हुई है, ठीक है, शाम के 4 बजे बंद होगी और मुझे 5 बजे कहीं जाना था, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि 4 बजे तक बारिश थी, है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बाहर बहुत गीला है वैसे, तो आई मे गो टू द मार्केट या फिर आई मे गो देयर, राइट। पॉसिबिलिटी 50-50% है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट आज सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक बारिश है और मुझे शाम को 6 बजे ही कहीं जाना था और पूरा दिन बारिश हो रही है, अभी भी नहीं रुक रही है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप जाओगे, तो मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि यार काम तो ज़रूरी था, बट स्टिल आई माइट गो देयर। बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि मैं बारिश में भीगना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है, भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, अच्छी बात नहीं, आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे फिर, है ना, और मेरे चैनल को कौन देखेगा। नाउ मे पॉसिबिलिटी पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। मे क्या होता है? मे हमेशा काइंड और कंसिडरेट होता है। कंसिडरेट का मतलब होता है सज्जनतापूर्ण, मतलब सज्जन आदमी जब बात करता है तो कैसे बात करता है? सज्जनतापूर्ण ही बात करेगा ना, बिल्कुल सज्जन तरीके से बात करेगा, राइट। सो वो चीज़ बताता है। इसका मतलब है इंग्लिश में पोलाइट वे। काइंड और कंसिडरेट का मतलब होता है पोलाइट मैनर, बिल्कुल सहजता से। आगे बढ़ें। पॉसिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बता चुका है, आई गो टू स्कूल। फॉर सपोज पिछले पूरे 1 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, किसी ने पूछा कि न्यूज़ आई कि हाँ नेक्स्ट वीक से स्कूल खुल जाएंगे, तो किसी ने पूछा क्या स्कूल जाओगे? आई मे गो टू स्कूल, राइट। क्यों? क्योंकि अब स्कूल खुल रहे हैं तो मे भी चांसेस है कि मैं जा सकता हूँ, बट स्टिल स्कूल अभी भी नहीं खुले हैं, नेक्स्ट वीक से खुलने वाले हैं। और किसी ने बोला कि मंडे को स्कूल जाओगे, तो आई माइट गो टू स्कूल, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि खुलेंगे। ऐसा कोई ऑफिशियल इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आई है, जस्ट एक नेशनल लेवल पे कोई न्यूज़ आई थी, तो हमारा स्कूल खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं। आई माइट गो टू स्कूल। पॉसिबिलिटी कंप्लीट, 2 एग्जाम्पल दे दिए, बहुत अच्छे हैं। रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली बात है, जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो हमेशा ये मान के चलना, जब भी आप रिक्वेस्ट करो तो यूजली आप मे का यूज़ करो, कैन का यूज़ ना करो। कैन और मे दोनों यूज़ होता है, कैन आई कम इन, मे आई कम इन। सो विच वन साउंड्स गुड और बेटर, आई वुड से।
जाहिर सी बात है, मे साउंड अच्छा करता है, मे आई कम इन, यू मे कम इन, यू मे गो नाउ, यू मे टेक अ लीव। वो जितने भी सेंटेंस मैंने कैन के बोले थे वो यहाँ पे भी आ सकते हैं मे के साथ, पोलाइट वे में। नाउ ब्लेसिंग्स, जितने भी आपने ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, मे गॉड गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपने सुनी है ना, ये सारी मे से शुरू होती हैं। मे और विश दोनों से शुरू होती हैं। कैसे? सेंटेंस बहुत सारे मिलेंगे, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट। नाउ व्हेन इट कम्स टू माइट, अगेन मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, सेकंड पार्ट है उसका, रिमोट पॉसिबिलिटी। अगेन रिमोट का मतलब है बहुत कम चांसेस हैं, 10% से भी बहुत ज़्यादा कम, मान के चलो होगा ही नहीं ऐसा। पास्ट टेंस में यूज़ होता है और प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है। वो कैसे यूज़ होता है देखते हैं यहाँ। नाउ मे शोज पॉसिबिलिटी, 50% चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटी हो जाएगी, राइट। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। नाउ मेरी तबीयत खराब है, अब मैं बोलूँगा कि आई मे टेक अ लीव टुडे सिंस आई एम नॉट वेल, तो इस चांसेस हैं कि मैं लीव ले सकता हूँ, मैं वेल नहीं हूँ, बट मैं इतना हूँ कि शायद मैं ले सकता हूँ लीव, है ना, मैं इतना स्वस्थ नहीं हूँ। बट आई माइट टेक अ लीव टुडे का मतलब है कि मैं काफ़ी हद तक स्वस्थ हूँ, मैं रिकवर हो चुका हूँ, अब बस मेरे मूड के ऊपर है कि मुझे जाना है ऑफिस या स्कूल या कॉलेज कि नहीं, तो मैं ले सकता हूँ। समझ में आ गया? इट माइट और मे रेन टुडे, एक्सक्यूज मी, ना, इट मे और माइट, अगेन अगर जो मौसम बहुत ज़्यादा खराब है, कोई दिक्कत है, बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा आसार लग रहे हैं, तो हम बोलूँगा इट मे रेन टुडे, राइट। अगर जो मौसम हल्का फुल्का साफ है, सुबह से बारिश हुई थी पर अब मौसम बिल्कुल साफ हो गया, तो मैं बोलूँगा इट माइट रेन टुडे। यार बहुत कम चांसेस है पर हाँ हो सकती है, राइट। इतना समझ जाएगा। ही मे और माइट गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, ऑब्वियसली बात है। आपके दोस्त के पेरेंट्स अगर जो बहुत ज़्यादा वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं, बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, ये तीनों सिनोनिम में एक ही चीज़ के, रिच, ठीक है। अगर जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनका बच्चा जो है बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है। बट जिसके पेरेंट्स डे अर्नर हैं और वैसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब और ज़्यादा अर्निंग नहीं है, मैं वैसे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि हाँ लेवल एक डिफरेंस होता है। ये जो रिच एफ्लुएंट है, जिनके पास सब कुछ है, वो भेज सकते हैं, बट जो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी कम है तो उनके चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पे हम माइट यूज़ करेंगे। रिच के लिए मे यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। दे मस्ट सेंड देयर डॉटर और सन टू स्टडी अब्रॉड, या फिर जो भी है फॉर हायर स्टडीज़, है ना। सो देयर आर चांसेस। बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझा चुके हैं, आई गेस आपको समझ में आ गया। नाउ मूव टू द सेकंड वन, 10% पॉसिबिलिटी, ही माइट पास इन द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतने बड़े सेंटेंस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बहुत अच्छे से। उसकी इंटेलिजेंस इतनी कम है कि मेरे को होप ही नहीं है कि वो पास हो पाएगा भाई, तो नहीं होगा वो, जाहिर सी बात है, जब पढ़ ही नहीं रहा तो। ही माइट बी स्लीपिंग राइट नाउ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। किसी का रूटीन आपको पता होगा कि इस टाइम पे वो नहीं सोता, तो बोल सकते हैं कि हाँ ही माइट बी स्लीपिंग बट आई डोंट थिंक सो, ये बोल सकते हैं ना आप कि शायद सो रहा हो पर मुझे लगता नहीं कि सो रहा होगा, क्योंकि ये उसका टाइम नहीं है, शाम के 4 बजे नहीं सोता हो, शाम के 3 बजे नहीं सोता हो, जो भी है ना। मे और माइट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये सब चीज़ें। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? जिनमें प्रेयर हो, विश हो, कर्स, अभिशाप, कई बार गुस्से में बोलते हैं ना। सो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, सारे सेंटेंसेस होंगे, उन सब में क्या आएगा आपका? मे और माइट आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं भैया। मे यू लिव लॉन्ग, ये सब चीज़ें आपने देखी थी, ये सेंटेंस मेरा फेवरेट है, ठीक है। जिसने भी गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा उसको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग, होता ना, स्टैन बैराथियन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, बट हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स जिसने भी देखा होगा उसको ये सेंटेंस बहुत अच्छे से याद आया होगा, ठीक है। मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग, मे द अलमाइटी हेल्प यू इन दिस ट्रेजेडी, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, happy journey together, may your team win the match. So these are the sentences which come under optative category. Now may or might, again ये important है, इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे यूज़ होगा। जब भी पर्पस हो तो एक पेयर बनता है सो दैट का प्लस मे के साथ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब भी पेयर हो सो दैट प्लस मे, पर्पस हो तो सो दैट प्लस मे का पेयर बनता है। कैसे बनता है वो देखते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, क्यों? क्योंकि सो दैट वी मे लिव, तो हमेशा यहाँ पे क्या पेयर बनाया हमने? सो दैट का मे के साथ पेयर बनाया। इतना समझ में आ गया कैसे बना? दूसरा एग्जांपल देते हैं।
ये देखना कि फ्यूचर की बात और प्रेजेंट की बात पे निर्भर कर रहा है। हम खाते हैं क्योंकि हम जीवित रह सकें, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में तीनों में वैलिड होता है, बट ये काइंड ऑफ यूनिवर्सल चीज़ होगी। बट स्टिल अगर जो नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास। वो बहुत मेहनत कर रही है ताकि वो पास हो जाए। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी में पास। अगेन ये किसके साथ बना, सो दैट के साथ एक पेयर बनाया उसने। तो यहाँ पे सो दैट और प्लस मे का पेयर बना, तो सो दैट, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ वी ईट सो दैट वी कैन लिव। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। डिफरेंस ये है कि वाई कांट वी यूज कैन, मैंने यहाँ पे लिखा भी ये क्वेश्चन। नाउ डिफरेंस सिर्फ यही है कि वन मे साउंड्स बेटर देन दैट, मे साउंड्स मोर पोलाइट देन द अदर, और वो अदर क्या है, कैन। सो उससे ज़्यादा पोलाइट लगता है मे, इसलिए हम यहाँ पे मे यूज़ करते हैं। एक पेयर है, बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करता है जब भी आप इस सेंस में बोलोगे। ये चीज़ समझ में आ गया। इसका पर्पस क्या था जो अभी हमने पढ़ा, नेक्स्ट सेंटेंस में पता लगा। मे और माइट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यहाँ मैंने बता दिया प्रेजेंट और फ्यूचर में। बट माइट, सॉरी यहाँ पे ना माइट नहीं है, मे एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट माइट यूज when the reporting verb in the past। पहले तो हम ये समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब ये है कि शी केम, वो आई थी। टीना सेड, उसने बोला था। ठीक है, जॉन टोल्ड, ठीक है, उसने मुझसे बोला था। आगे यहाँ पे आपको ये पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या आपका, केम, सेड। ठीक है, तो जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब क्या होगा यहाँ पे, शी केम सो दैट शी मे और माइट सी मी। इसमें क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली बात है माइट आएगा। मैंने पहले ही बताया था पास्ट में यूज होगा, हमेशा पास्ट में माइट ही आएगा, मे नहीं आ सकता। समझ में आ गया। टीना सेड दैट शी माइट गो देयर, उसने बोला था कि वो वहाँ जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज शुड। शुड बहुत ज़्यादा आसान है, ये हमेशा एडवाइस या सजेशंस के लिए यूज़ होता है। जब इंडिया में, वैसे भी इंडिया नहीं हर जगह बहुत ईजीली फ्रीली अवेलेबल क्या चीज़ है, एडवाइस, राइट। बहुत आसानी से अवेलेबल है, हर किसी के पास है, और इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है ना। यू शुड स्टडी इंग्लिश, जाहिर सी बात है किसी की कमज़ोर है हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। यू शुड नॉट राइड फास्ट, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, ज़्यादा तेज बाइक नहीं चलानी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर ग्रामर स्किल्स, ऑब्वियसली बात है, अदरवाइज हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने ठेका ले रखा है आप सबको पढ़ाने का, बहुत अच्छे से पढ़ाने का, तो आप पढ़ सकते हैं। नाउ सेकंड चीज़, टेस्ट राइड और टेस्ट ड्राइव क्या होता है। टेस्ट राइड 2 व्हीलर के लिए होता है, टेस्ट ड्राइव 4 व्हीलर के होता है। कभी कंफ्यूज मत होना, मेरे दोस्त ने एक बार मुझे ये बोला था कि मैं टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ और वो 2 व्हीलर के शोरूम से बाहर आया था, तो बुरा लगता है सुनने में। ना बुरा नहीं, सेंस नहीं बनता। ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस के लिए शुड यूज़ होगा। कुछ सेंटेंसेस बहुत आसानी से समझ जाओगे। यू शुड स्टैंड बाय योर ब्रदर, हमेशा अपने भाई या दोस्त के साथ रहना चाहिए, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। खड़े मतलब खड़े वाला खड़े नहीं, सपोर्टिव, एज अ बैकअप, राइट। आई शुड लीव नाउ, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, लेट हो चुका है, जो भी, आई शुड लीव नाउ खुद को ही एक तरीके से ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन काइंड ऑफ थिंग है कि मुझे जाना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोमिसेस शुड बी कैप्ड, ये आपकी एक तरीके से ड्यूटी है, समझ लो आप, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कि आपको ये प्रॉपर प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, राइट, दे आर सपोज टू बी केप्ट। ओके, समझ में आ गया। नाउ शी शुड बी प्रेजेंट हेयर, उसे अभी यहाँ पे होना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, दूसरों की मिस्टेक्स पे हंसना नहीं चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। तो शुड के ऊपर ज़्यादा ऐसा इतनी चीज़ें नहीं है, बट हाँ नाउ अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना चाहिए। इफ़ शुड इज़ यूज्ड आफ्टर लेस्ट, ठीक है, इट शोज नेगेटिव पर्पस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने से पहले हम कुछ और कंजक्शंस हैं, एक बट एक कंजक्शन है, उसका एग्जांपल लूँगा। इट वॉज सनी डे, एक बहुत धूप भरा दिन था, पर जो हवा थी वो शरद थी, सरद। समझ में आ गया, धूप थी पर हवा सरद थी। इसमें आपको कुछ चेंजेस लग रहा है। सेकंड क्लॉज अपोजिट है फर्स्ट के, नेगेटिव बोल सकते हैं चाहे उसको, राइट। द स्टिक वॉज थिन, वो लकड़ी जो थी पतली थी पर वो स्ट्रॉन्ग थी। अगेन अब यहाँ पे पॉजिटिव बन गया बट, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या है आपका नेगेटिव है, तो सेकंड क्लॉज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो बट कर रहा है काम, वहीं पे लेस्ट वाला भी कुछ हल्का फुल्का मिलता है। अब देखते हैं कैसे। ही रैन फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो जाती इसलिए वो बहुत तेज दौड़ा था। आ गया समझ में। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, आराम से भागो नहीं तो तुम गिर जाओगे। अगेन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वो इसका अपोजिट दिखा रहा है कि
सही से चढ़ो, नहीं तो आप गिर जाओगे, नहीं तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। ही डिड नॉट रन फास्ट, मैंने इसी का दूसरा एक सेंटेंस बना दिया। वो ज़्यादा जानबूझ के तेज़ी से नहीं दौड़ा, नहीं तो उसके पैर में क्रैम्प आ जाता, ऐठन आ जाती, दर्द हो जाता, मूंछ आ जाती, कुछ भी हो सकता था। आ गया समझ में लेस्ट का पर्पस। शुड के साथ लेस्ट कैसे होगा? शुड लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, ही डिड नॉट रन फास्ट लेस्ट ही शुड गेट अ क्रैम्प, लेस्ट ही शुड आएगा यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर जो आप नोटिस करो तो यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगा देना। प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन भी आप सीख जाओगे। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन इट कम्स टू राइटिंग स्किल्स। नाउ लेस्ट कैन ऑल्सो टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट प्लूरल फॉर्म आपका उसमें हमेशा फॉलो होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आई गो देयर, ही गोज देयर, शी गोज देयर। तो ही और शी गोज देयर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लेस्ट के साथ फॉलो नहीं होगा। कैसे? यहाँ पे देखते हैं। टेक केयर लेस्ट यू फॉल, बिल्कुल ठीक है। आई फॉल, बिल्कुल ठीक है। वी फॉल, बिल्कुल ठीक है। दे फॉल भी ठीक है। पर क्या ही फॉल्स नहीं होना चाहिए था? शी फॉल्स नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, बट लेस्ट के साथ नहीं होगा। भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ग्रामेरियंस ने बनाई हैं, वो चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में वो सब चीज़ें ऐसी फॉलो होती हैं, तो फॉलो आपको भी करना पड़ेगा, और मैं तो कर ही रहा हूँ, जाहिर सी बात है। नाउ लेस्ट डजंट टेक नॉट आफ्टर इट, ये भी एक क्वेश्चन है। ये पूरी स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ही डजंट टेक रिस्क लेस्ट ही शुड नॉट लूज ऑल द मनी, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में चलता है, तो इसके साथ नॉट लगा के डबल नेगेशन, डबल इंटेरोगेशन, डबल पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें इंग्लिश में नहीं मानी जाती। बहुत चिढ़ते हैं ग्रामेरियंस इन सब चीज़ों से, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। मस्ट आपकी नेसेसिटी बताता है, एक ऑब्लिगेशन बताता है, सोशल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आपको करनी चाहिए। मस्ट है तो मस्ट ही है। अब ये देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, सो इट्स समथिंग दैट इज़ काइंड ऑफ अ मॉरल ऑब्लिगेशन कि भाई करना ही है। सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि सोल्जर है तो ये सब करेगा, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है, दे डिजर्व आवर रिस्पेक्ट एज वेल। नाउ यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ऑब्वियसली बात है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए हैं। आप कभी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाओगे तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, या कोई रिस्की काम करोगे तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो दीज आर समथिंग मस्ट which are really must to follow. Now I must leave now since it's already dark, since it is already dark, ठीक है, बहुत अंधेरा हो चुका है तो मुझे अब जाना ही चाहिए भाई, नहीं तो घर में मम्मी मारेगी, सही में तो पापा मारेंगे। Now you must not ride fast since it's raining heavily. Raining heavily को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिनोनिम यूज करते हैं डाउनपोर, है ना। बहुत cats and dog, it's raining cats and dog, ये तीन चीजें बता दी मैंने एक ही चीज के ऊपर। Must is used to denote compulsion और order। कंपल्शन और ऑर्डर, ये दोनों चीज़ काफ़ी हद तक आपकी नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन में ही आती है। आगे देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट इन ब्लू इंक, है ना। कुछ जगह होती है, एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मैंडेटरी होता है, जैसे OMR शीट भरते समय बहुत ज़्यादा जगह बोलते रहते हैं कि ब्लैक इंक से आप OMR शीट को भरोगे। जिसने भरी होगी उसको पता होगा OMR शीट कैसे होती है। नाउ यू मस्ट नॉट लीव नाउ सिंस ऑलरेडी डार्क। अब ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा अंधेरा हो चुका है तो आपको नहीं जाना चाहिए बाहर, है ना। कहीं जा रहे होंगे फ्रेंड से मिलने, तो ये सब चीज़ें। दे मस्ट नॉट प्ले हेयर, मेरा ग्राउंड है, मेरा बैट है, मैं खेलने नहीं दूंगा, ऐसा होता है ना कई बार। या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं खेलना चाहिए, उसके लिए भी मस्ट यूज़ कर सकते हैं। मस्ट ऑल्सो शोज फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, लाइक आई मस्ट हेल्प हिम, मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, मेरा जो भी है, आई मस्ट हेल्प माई पेरेंट्स, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत टाइम से हमें ये देखने की भी ज़रूरत है ना। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। आपने यहाँ पे अभी जितनी भी चीज़ें देखी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के डेरिवेटिव्स हैं। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, ये भी नेसेसिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये भी आपकी नेसेसिटी है। लाइक इट इज़ टीचर मस्ट बी इन द क्लास नाउ, ये भी आपकी क्या है, एक तरीके से नेसेसिटी है कि टीचर को आना ही पड़ेगा यार 10 बजे तक। तो ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, उसी के तरह यूज़ हो रहे हैं। ही हैज़ अ बिग हाउस एंड अ लग्जरी कार, ही मस्ट बी रिच, तो ये आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई उसके पास लग्जरी कार है, घर है, बहुत बड़ा आदमी है, तो वो पक्का रिच ही होगा, जाहिर सी होता है, गरीब तो हो नहीं सकता, है ना। शी रीड्स अ लॉट, शी मस्ट बी लर्नड। लर्न का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे सीख गई होगी, पास्ट यूज़ हो रहा है, नहीं। लर्न का मतलब है सेवेंट, मतलब है स्कॉलर, मतलब है बुद्धिजीवी बन चुका इंसान, ठीक है, उसको बोलते हैं। और वो भी जाहिर सी बात है सीख ही गई होगी या सीख ही जाएगा इंसान, है। और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका था, जब भी मॉडल वर्ब यूज़ होगा तो और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। वो देखते हैं कैसा, मैंने पूरा स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया। यू ऑट टू सर्व योर मदरलैंड,
ठीक है, हम सभी को करना चाहिए, नो मैटर कि आपको एक यूनिफॉर्म पहन के ही अपनी मदरलैंड या फिर अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने मदरलैंड को सर्व कर सकते हैं। लाइक गंदगी ना फैलाना भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बिलीव मी, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जब आप जाओगे, गंदगी ना होने से जितना सुकून मिलता है ना, उतना ही दुख होता है जब वहाँ पे गंदगी देखते हैं। हम जैसे कुछ एजुकेटेड, जो जाहिर सी बात है हम टूरिस्ट हैं, तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम उस जगह में जा रहे हैं, हम बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत अर्निंग कर रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं और वहाँ जाके हम क्या कर रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं जो कुछ अनपढ़ लोग साफ कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी हुई थी चीज़ें सोशल मीडिया पे, आपको बताना चाहिए। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, जाहिर सी बात है यार, हमें इतना से कुछ प्रोवाइड करा है, बहुत लंबा स्ट्रगल था, डेकेड्स का स्ट्रगल था, है ना, 100 years का स्ट्रगल था। तो वी ought to respect, ought to love our country. We ought not to take fatty food. ought के साथ negation जस्ट बगल में लग के उसका negation बन जाता है, ought के साथ not लग के। तो we ought not to take fatty foods. fatty foods, junk food नहीं खाने चाहिए आपको, ठीक है। should और must का ही सेंस देता है वैसे ought to भी काफ़ी हद तक, बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के साथ you ought to take food before living. अपना घर छोड़ने से पहले सुबह का नाश्ता खाना बहुत ज़रूरी है। Now, ought to have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, unfulfilled actions in the past. You ought to have taken care of your wife, पर आपने नहीं करा, आपने वो टेकन केयर मतलब आपने केयर नहीं करी अपनी वाइफ की और आज शायद वो बीमार है। You ought to have served your parents, पर आपने नहीं करा, आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया when they were in need, so you are supposed not to do that, right? Now, third one, he ought to have been present at the wedding of his friend, पर वो अपनी वेडिंग, अपने फ्रेंड की वेडिंग में नहीं था। ought to प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ought to प्लस हैव टेकन केयर, ought to प्लस हैव सर्व्ड, ought to प्लस हैव बीन थर्ड फॉर्म है बी की। नाउ प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड, पर वो नहीं था। he ought not to have smoked in the bus, अगेन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं used to। नाउ used to अगेन उसके तरह ही है, सेम, काफ़ी सेंस सेम है इनका। नाउ used to क्या करता है, पास्ट हैबिट और रूटीन को डिनोट करता है। बट बिफोर वी गो इनटू डेप्थ, एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज टू को डिड यूज टू लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है, आई वेंट देयर, आई डिड गो देयर। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या दोनों गलत हैं ग्रामेटिकली? लेट मी टेल यू, दोनों सही हैं। यूज्ड टू और डिड यूज टू दोनों सही हैं। उसी तरीके से आई वेंट, आई डिड गो दोनों सही है। जब हम सेंटेंस यूज़ करेंगे डिड यूज टू, इसका मतलब है एम्फेसिस दे रहे हैं। जब मैं बोलूँगा आई वेंट, मैं पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँगा आई डिड गो देयर, मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ। एक एग्जांपल, एक स्टोरी लिखी है मैंने यहाँ पे कि आई थॉट यू वर प्लानिंग टू गो टू द वाटर पार्क, ठीक है। सो सोफिया, जॉन ने पूछा, सोफिया ने आंसर दिया वी डिड गो टू द वाटर पार्क। मैं ये भी तो बोल सकता था, ये भी तो बोल सकती थी वी वेंट टू द वाटर पार्क, सही तो था, कोई गलती नहीं थी। बट जब इसने ये बोला वी डिड गो देयर, वी डिड विजिट देयर, वी डिड डू समथिंग, तो इसका मतलब हम एम्फेसिस दे रहे हैं उस चीज़ में जो हमने करी थी। बाकी सारी चीज़ें कहानी है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। नाउ इतनी चीज़ समझ में आ गई। नाउ अब एग्जांपल देता है, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, वो पढ़ा करता था 10 बजे तक, पर आज उसकी जॉब लगी, अब वो नहीं पढ़ता। ही यूज्ड टू कम हियर, वो यहाँ आया करता था, शायद वो अब नहीं आता। देखो ये डिसकंटिन्यूड एक्शंस हैं आपके, शायद वो अभी नहीं हो रहे हो, शायद हो भी रहे हो, कुछ नहीं कह सकते। नाउ ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल बस में जाया करता था। ही यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल बाय बस। देखो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव बता रहा है ना कि यूज्ड टू डू दिस, यूज्ड टू कम, यू यूज्ड टू गो टू स्कूल, है ना। अब यहाँ पे दिखा रहा है नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे है ये पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं यूज टू के, बाद में बताऊंगा मैं। नाउ ही डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, ही डिड नॉट, जाहिर सी बात है यूज नॉट को हमने डिड नॉट यूज टू लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। ही डिड यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, अगेन ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव सेंस में आ गया आपका, ये पॉजिटिव सेंस में आ गया आपका। नाउ जॉन वुड स्टडी एट नून, अब ये कौन सी कहानी है, ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया यार, वुड कहाँ से आ गया? अभी तो यूज टू की बात ही चल रही थी। तो मेरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, वुड हमेशा यूज टू के जगह यूज होता है। आई यूज टू डू दैट, आई वुड डू दैट आ गया। आई यूज टू गो टू माई ऑफिस एवरी डे बाय 9 PM, ठीक है, मेरी नाइट शिफ्ट थी भाई, मैं 9 PM में जाता था, क्या दिक्कत है उसमें। नाउ तो आई यूज टू किलर, आई वुड गो टू माई ऑफिस बाय 9 PM एवरी डे, कुछ भी बोल सकते हैं, आ गया समझ में। वुड यूज टू दोनों रिप्लेस होते हैं। ही वुड गो आउट विद हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, तो वो सुबह सुबह अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाया करता था। लास्ट
बट नॉट लीस्ट एक लास्ट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, मैंने अभी बताया था। वुड यूज टू तो मैंने आपको बता चुका। सिंपल पास्ट टेंस भी आपका पास्ट का एक रूटीन बताता है। कैसे बताता है, एक एग्जांपल और सारी चीज़ें क्लियर। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। तो इसका मतलब है कि मैं स्कूल बस में जाया करता था, मैं वापस पैदल चल के आया करता था, और मैं घंटों तक खेला करता था, जो हमारा बचपन में होता है ना। काश वो दिन वापस आ जाते, आज पढ़ना नहीं पड़ता एग्जाम्स के लिए और ना मुझे पढ़ाना पड़ता। ये सांसारिक वर्ल्डली डिज़ायर्स जो होती है ना, मोह माया, बहुत दिक्कत है इसमें ना। यूज टू और यूजेस टू, यूज्ड टू पास्ट के यूज हो सकता है, यूज टू या यूजेस टू कभी प्रेजेंट सेंस के लिए यूज नहीं होगा। यूज टू और यूजेस टू जब यूज होगा वो इस्तेमाल के लिए ही यूज हो सकता है प्रेजेंट में, पास्ट के लिए वो यूज हो सकता है हैबिट बताने के लिए। समझ में आ गया डिफरेंस? एग्जांपल देते हैं, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM। अब क्या है, यूजेस टू स्टडी गलत है, एंड गोज टू द बेड, ठीक है, गोज टू बेड सॉरी, तो ये गलत है। क्यों गलत है? यूजेस टू का मतलब वो इस्तेमाल किया करता था पढ़ाई को 10 बजे तक। कुछ सेंस ये बनेगा, ऐसा जी बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं है, बुक में सिर्फ मना किया है यूज़ नहीं करना। मैं बता रहा हूँ कि यूज़ क्यों नहीं करना। ही स्टडी टिल 10 PM होगा यहाँ पे, ठीक है, आ गया समझ में? ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात करें, ही स्टडीज टिल 10 PM, ठीक है, और वो 10 बजे बेड में चलाता है, ये हर दिन करता है, वो एक डेली रूटीन है इसका। नाउ इंटेरोगेटिव सेंस में मैंने ऑलरेडी बता चुका था, डिड ही यूज टू कम हेयर, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो होता है, बट यूज्ड ही टू कम हेयर दोनों ग्रामेटिकली सही हैं, बट यूज्ड ही टू कम हेयर नहीं यूज होता, डिड ही यूज टू कम हेयर यूज होता है। तो इंटेरोगेटिव कंप्लीट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, राइट। ये चीज़ कंप्लीट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। स्ट्रक्चर बी इज एम आर वॉज वर, सारी चीज़ें यूज होती है। यूज्ड टू ये आ गया, और यहाँ पे जब यूज टू एडजेक्टिव बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। समझ में यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम यूज्ड टू वर्ब प्लस आईएनजी स्लीपिंग लेट एट नाइट, ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप वर्ब प्लस आईएनजी लेट इन द मॉर्निंग। जाहिर सी बात है, लेट सोएगा तो लेट ही जागेगा भाई, उसको तो कोई नहीं बचा सकते। रात भर आप स्क्रॉलिंग करते रहोगे इंस्टाग्राम फेसबुक में तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आई वॉज हेल्पिंग वो यूज्ड टू ड्राइविंग थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स, क्योंकि मैं ऐसा काम किया करता था कि मैं ऐसे ड्राइव करता था, रैशलेस ड्राइविंग या अच्छी ड्राइविंग या जो भी था। ही विल बी यूज्ड टू टेकिंग डिनर अर्ली, ये फ्यूचर टेंस के लिए हो गया आपका, ही विल बी यूज्ड टू टेकिंग डिनर अर्ली। तो आई गेस काफ़ी हद तक चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आ जाना चाहिए भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी।